हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी में। आज का हमारा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं ओपन स्काई ट्रीटी, यानी कि जो बाइडेन के नेतृत्व वाली जो अमेरिकी सरकार है उसने अभी हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से फिर से शामिल होने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि इसके पहले भी इसको शामिल होने का प्रपोजल आया था, लेकिन इसने इसके पहले भी मना कर दिया था। चलिए जान लेते हैं ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। यह एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौता है जिसमें अमेरिका रूस के सैन्य सुविधाओं पर निगरानी के लिए अपने विमान उड़ाने की अनुमति मिलती है और साथ ही साथ रूस को भी अमेरिका के जो सैन्य सुविधाएं हैं उन पर निगरानी करने की उड़ान की अनुमति दी जाती है। चलिए जान लेते हैं इस ट्रीटी के बारे में कैसे ख्याल आया। जैसे पहली बार 1955 में जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट आइजनहावर द्वारा शीत युद्ध में, मतलब कि जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच, उसको कम करने के लिए, मतलब कि उस टाइम पे यूएसएसआर था, उसके बीच को कम करने के लिए इस ट्रीटी को प्रपोजल किया गया था। बट उस टाइम पर कुछ कारणवश इस ट्रीटी को साइन नहीं किया गया। जब सोवियत संघ का 1992 में विघटन हुआ तब उसके बाद इस ट्रीटी पर साइन की गई और इस ट्रीटी में अभी वर्तमान में 35 के आसपास देश शामिल हुए हैं और यह ट्रीटी में रूस और अमेरिका भी शामिल है और भारत इस ट्रीटी का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भारत इस ट्रीटी में शामिल नहीं है। अब जान लेते हैं, ये ट्रीटी 24 मार्च 1992 को साइन की गई थी और इसकी जो लोकेशन है, मतलब कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेनली कहाँ पर है, फिनलैंड के हेलसिंकी, यानी जो फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पर। और यह इफेक्ट में कब आई? 1 जनवरी 2002 को इफेक्ट में आई। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं इनकी जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको साइन किया है। यूएसए, जिसे रेड कलर में कलर किया गया है, इसने अभी इससे ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। अब इस ट्रीटी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझे तो यह ट्रीटी क्या करता है, जैसे अमेरिका था और रशिया, मतलब कि उस टाइम का यूएसएसआर, इनके बीच क्या शीत युद्ध चलता था। शीत युद्ध की वजह से क्या इनके बीच हमेशा कुछ ना कुछ मतभेद रहते थे और इसी मतभेद को दूर करने के लिए, मतलब कि एक दूसरे पर विश्वास कायम कर सकें, एक दूसरे पर विश्वास कायम कर सकने के लिए हमने क्या साइन की थी? ओपन स्काई ट्रीटी। और इसके तहत क्या होता है, जो यूएसएसआर, ये जो इतना पोर्शन था यूएसएसआर का था, ठीक है, उस टाइम पे, तो यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ है, मतलब कि जो इसमें शामिल सदस्य देश है, इस ट्रीटी का कोई भी एक राष्ट्र सदस्य जो हस्ताक्षरकर्ता देश है उनमें से किसी भी देश की कभी भी जासूसी कर सकता है। अमेरिका क्यों इस ट्रीटी से बाहर जा रहा है, इसके बारे में जाना है तो अमेरिका का यह आरोप है, मतलब कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि जो रशिया है, मतलब कि जो रूस है, उसने क्या किया है, इस ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अनुसार वर्क नहीं किया है, यानी उसने इस ट्रस्ट को तोड़ा है। इस वजह से जो अमेरिका है वो इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहा है। इसी तरह की और भी अन्य ट्रीटियां हैं जिसमें से अमेरिका ने विड्रॉ किया है। जैसे कि एक ट्रीटी थी आईएनएफ ट्रीटी, यानी इंटरमीडिएटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस आईएनएफ ट्रीटी से अमेरिका और रूस ने 2019 में अपने आप को विड्रॉ कर लिया और यह ट्रीटी का मेन काम क्या है, जो परमाणु हथियार बनाने की जो दौड़ थी, मतलब कि जो रेस थी एक, मतलब अमेरिका और क्या कहते हैं रूस के बीच, उस रेस को कम करने के लिए इस आईएनएफ ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें क्या होता है कि जो घातक मिसाइल सिस्टम होता है उनको नष्ट करने पर सहमति व्यक्त की जाती है। मतलब कि अमेरिका भी अपने कुछ जो घातक मिसाइल सिस्टम है उसको नष्ट करेगा और साथ ही साथ रूस भी अपने जो घातक मिसाइल सिस्टम है उनको भी नष्ट करेगा। और वर्तमान में अभी इन दोनों देशों के बीच एक ही ट्रीटी बची है जो प्रमुख हथियार नियंत्रण पर कार्य कर रही है, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इस पर क्या अमेरिका ने अभी हाल ही में 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया है। ये तो था ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलिडोस्कोप प्रभाव। इस इफेक्ट को हाल ही में बेंगलोर में कुछ सेकंड के लिए देखा गया। इस इफेक्ट में होता क्या है, सूर्य के चारों ओर, यानी ये सन है हमारा, इसके चारों ओर एक रेनबो रिंग दिखाई देती है। यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल वायुमंडलीय परिघटना है जिसे कैलिडोस्कोप प्रभाव भी कहते हैं, मतलब कि कैलिडोस्कोप इफेक्ट, और इसे 22 डिग्री, मतलब कि 22 डिग्री सर्कुलर हेलो के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कैलिडोस्कोप किस तरह से बनता है। यह है कैलिडोस्कोप, मतलब कि 22 डिग्री सर्कुलर हेलो। 22 डिग्री सर्कुलर हेलो क्या होता है, यह सूर्य और कभी कभी चंद्रमा,
यानी जो सूर्य और सन है और चंद्रमा के चारों तरफ जो देखा जाता है, और इसे मून रिंग या विंटर हेलो के रूप में भी जाना जाता है। और यह घटना कब होती है? जब साइरस बादल होते हैं, जब मतलब कि सिरस बादलों में जब षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, उसमें जब सूर्य और चंद्रमा की जब किरणें आपतित होती है, मतलब कि जब किरणें जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है। जो रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो इंद्रधनुष फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, जब किरणें रिफ्लेक्शन होती है उसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इसमें भी सेम उसी तरीके की परिघटना होती है। और इसे 22 डिग्री सर्कुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सन और चंद्रमा होता है उसका जो हेलो होता है, यानी वलय होता है, वलय की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 22 डिग्री होती है, इसलिए इसे 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहा गया है। और यह जो परिघटना ये कहाँ पर होती है? ये साइरस बादलों में ही होती है, दूसरे बादलों में नहीं होगी, जैसे कोलंबस निम्बस क्लाउड होते हैं उन पर नहीं होगी। और यह जो कहाँ पे होती है? वायुमंडल में। वायुमंडल में 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह बादल निर्माण होता है और इसी जगह पर यह घटना देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपको ये कैलिडोस्कोप इफेक्ट देखना है तो इसके लिए आप जो एक बच्चों के लिए खेलने वाला खिलौने होते हैं उसको ला सकते हो, उसमें यह कैलिडोस्कोप मिलता है। इस कैलिडोस्कोप में आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन, मतलब कि एक रेनबो नज़र आएगा। तो इस तरह का अगर इफेक्ट को आप रियली में अनुभव करना चाहते हैं तो इस कैलिडोस्कोप को परचेस करिए मार्केट से जाके, और आप इसको इफेक्ट को देख सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं जो इस इफेक्ट में जो हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड का मीनिंग क्या है। हेलो वर्ड क्या होता है? एक डिस्क की तरह होता है, मतलब कि जो हम सीडी देखते हैं ना, वीडियो डीवीडी और सीडी होता है, उस तरह की एक डिस्क होती है। इस डिस्क का जो इनर पार्ट है, मतलब कि भीतरी जो हिस्सा है, उसमें क्या होता है? ये सबसे चमकीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस डिस्क के अंदर क्या है? प्रकाश नहीं होता, और प्रकाश नहीं होने के कारण इसमें क्या छोटे कण होते हैं जिससे प्रकाश अपवर्तित नहीं हो पाता। प्रकाश अपवर्तित नहीं होता, इसलिए ये हिस्सा बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इस डिस्क की जो इनर एज है वह रेडिस दिखाई देती है। वह किस वजह से दिखाई देती है? जो हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम है उसमें जो रेड कलर है, उस रेड कलर का क्या होता है? रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है, जिसके कारण उसका फैलाव कम होता है। फैलाव कम होने से यह क्या होता है? ज़्यादा दूर से दिखाई देता है, इसलिए यह जो एज है वो रेडिस दिखाई देती है। और जो हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम है उसको हम विवजी और यानी छोटा सा प्रोनाउंस करते हैं, या फिर हिंदी में बेनिया हापी नाला के रूप में जानते हैं। ठीक है। और जब इस डिस्क को हम 90 डिग्री एंगल पर देखते हैं तो यह हमें किसके? रेनबो की तरह दिखाई देता है, मतलब एक इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। ये तो था हमारा कैलिडोस्कोप के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 21, यानी कि यह जो स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 21 वार गेम्स है, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा? नाटो के द्वारा किया जा रहा है। और नाटो के द्वारा अभी रूस के साथ तनाव बढ़ने के बाद ये किया गया है। रूस ने अभी हाल ही में यूक्रेन की जो सीमा है वहाँ पर अपने सैन्य जवानों को भेजा है, जिसके बाद इस अभ्यास को आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नाटो के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है रूस को टारगेट करके लिया गया है। बट नाटो ने इसका खंडन किया है कि यह रूस को टारगेट करके नहीं लिया गया है। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में होता है। चलिए जानते हैं स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 21 में क्या किया जाता है। स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर 21 में जो नाटो के सदस्य देश है उनमें किसी एक पर भी हमला होने पर या उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने आप को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जाता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका से सैनिकों की तैनाती की जाती है और नाटो इसका क्या करता है? क्षमता का परीक्षण करता है। चलिए अब जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में साइन किया गया था। इस ट्रीटी में 30 यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका के एक देश के अंतर सरकारी पैनल का गठन किया जाता है। और यह जो नाटो है वह एक क्या है? सामूहिक रक्षा प्रणाली पर कार्य करता है, मतलब कि अपनी सदस्य देशों की रक्षा की वायदा करता है। और किसी भी बाहरी पार्टी के द्वारा हमला किया जाता है तो उस पर जवाबी हमला किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? बेल्जियम में है, और इसका लोगो हम देख सकते हैं। और चलिए इसमें जो कंट्रीज़ है उनको हम इस मैप में, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। इसमें मैंने किसी भी कंट्री के नाम्स ऐड नहीं है, तो आप जब भी अपना एटलस उठाइएगा और इन कंट्रियों को उसमें नाम के साथ उसे देखिएगा और उनकी लोकेशन को ध्यान से रीड करिएगा, जिससे आपका मैप अच्छे से याद हो जाएगा। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।